उदय और पतन। इस भेंट के कुछ दिनों बाद अल्बेर दे मोर्सेफ ने शांस एलिजे स्थित अपने निवास पर मोंटे क्रिस्टो के काउंट से भेंट की। वह निवास पहले ही उस राजमहल सदृश रूप को धारण कर चुका था जो काउंट अपने अपार धन के कारण सबसे अस्थायी आवास को भी प्रदान कर देते थे। मोर्सेफ वहां बैरोनेस डांगलार के धन्यवाद को पुनः व्यक्त करने आए थे, जो पहले ही बैरोनेस डांगलार जन्म नाम एर्मिनी द सर्व्यू के हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा पहुंचाए जा चुके थे। अल्बेर के साथ लुसियान देब्रे भी थे, जिन्होंने अपने मित्र के शब्दों में कुछ प्रशंसाएं जोड़ दी जो निस्संदेह आधिकारिक न थीं। यद्यपि काउंट अपनी तीक्ष्ण प्रवृत्ति से उनके स्रोत का अनुमान कर सकते थे। ऐसा भी प्रतीत होता था कि लुसिया आंशिक रूप से जिज्ञासावश आए थे, जिसकी आधी उत्पत्ति रूदला शोसेदांताओं से हुई थी। वास्तव में वह सहज ही अनुमान लगा सकते थे कि बैरोनेस डांगलार, जो स्वयं उस व्यक्ति के घर का निरीक्षण अपनी आंखों से नहीं कर सकती थी जो 30,000 फ्रांक मूल्य के घोड़े उपहार में देता था, और जो एक यूनानी दासी के साथ ओपेरा जाता था जिसके हीरों का मूल्य 1 मिलियन फ्रांक था, उन्होंने उन आंखों को, जिनसे वे प्रायः ऐसी वस्तुएं देखती थीं, इस घर के विषय में सूचना लाने को भेजा होगा। पर काउंट ने तनिक भी संकेत न दिया कि उन्हें लुसियाओं के आगमन और बैरोनेस की जिज्ञासा के बीच कोई संबंध संदेहास्पद प्रतीत होता है। क्या तुम बैरन डांगलार के साथ लगभग निरंतर संपर्क में रहते हो? उन्होंने अल्बेर द मोर्सेफ से पूछा। हाँ, आप जानते हैं मैंने आपसे क्या कहा था। वह अब भी यथावत है? पहले से भी अधिक, लुसियाओं ने कहा। विषय निश्चित हो चुका है। यह कहते ही मानो उसने वार्ता में यह शब्द फेंक कर स्वयं को उससे अलग करने का अधिकार प्राप्त कर लिया हो, उसने अपना कछुए की खोल का एकलदर्शी आंख में लगाया, अपनी छड़ी के स्वर्ण मुख को दांतों से दबाया और कक्ष में घूमते हुए ढालों और चित्रों को देखने लगा। आह, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मैं इतनी शीघ्र परिणति की अपेक्षा न करता। आप क्या अपेक्षा करते हैं? घटनाएं उन मार्गों से आगे बढ़ती हैं जिनका अनुमान नहीं होता। जब आप उनके विषय में नहीं सोच रहे होते, वे आपके विषय में सोच रही होती हैं, और जब आप मुड़कर देखते हैं तो उस दूरी पर चकित हो जाते हैं जो वे तय कर चुकी होती हैं। मेरे पिता और डांगलार ने स्पेन में 7 सेवा की थी। मेरे पिता सेना में और डांगलार रसद विभाग में। मेरे पिता क्रांति में नष्ट हो गए थे और डांगलार को कभी कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। अतः दोनों ने वहीं अपनी नींव रखी। मेरे पिता ने अपने उत्कृष्ट राजनीतिक और सैन्य जीवन की, और डांगलार ने अपने प्रशंसनीय राजनीतिक और वित्तीय जीवन की। हाँ, निस्संदेह, काउंट ने कहा। मेरा विश्वास है, जब मैं उनसे मिलने गया था, डांगलार ने उसका उल्लेख मुझसे किया था। उन्होंने आगे कहा, लूसियाओं की ओर दृष्टि डालते हुए जो एक एल्बम उलट रहे थे। मादेमवाजेल यूजिनी सुंदर है ना? यदि मुझे स्मरण है तो उनका नाम यूजिनी ही है। अत्यंत सुंदर, या कहूं अत्यंत आकर्षक, अल्बेर ने उत्तर दिया। पर वह सौंदर्य का ऐसा प्रकार है जो मुझे आकृष्ट नहीं करता। मैं उसके योग्य नहीं हूं। तुम तो पहले ही ऐसे बोल रहे हो मानो उसके पति हो। ओह, अल्बेर ने कहा, स्वयं भी मुड़कर देखने लगे कि लुसियाओं क्या कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो, मोंटे क्रिस्टो ने धीमे स्वर में कहा, तुम मुझे इस विवाह के प्रति अधिक उत्साही नहीं प्रतीत होते। मादेम वाजेल डांगलार मेरे लिए अत्यधिक धनी हैं, मॉर्सेफ ने कहा। यह मुझे भयभीत करता है। हम्म, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, यह कोई कारण नहीं। क्या तुम स्वयं धनी नहीं? मेरे पिता की आय लगभग 50,000 लिव्र है, और विवाह होने पर वे मुझे 10 या 12,000 दे सकते हैं। स्वीकार करता हूं, यह राशि
अल्प है, काउंट ने कहा, विशेषतः पेरिस में। पर धन ही सब कुछ नहीं होता, और एक प्रतिष्ठित नाम तथा उत्तम सामाजिक स्थिति भी मूल्य रखती है। तुम्हारा नाम प्रसिद्ध है, तुम्हारा स्थान भव्य है, और इसके अतिरिक्त कॉम्त दे मोरसेर्फ सैनिक हैं। और यह देखना सुखद है कि बायार की निष्कलुषता दू गेकेलाओं की दरिद्रता से संयुक्त हो। निःस्वार्थता वह श्रेष्ठ किरण है जो किसी कुलीन तलवार से निकल सकती है। मुझे तो इसके विपरीत ये संबंध अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होता है। मादेम वाजेल डांगलार तुम्हें समृद्ध करेंगी, और तुम उन्हें कुलीनता प्रदान करोगे। अल्बेर ने सिर हिलाया और विचारमग्न रहे। एक और बात है, उन्होंने कहा। मैं स्वीकार करता हूं, मोंटे क्रिस्टो ने आगे कहा, कि मुझे यह समझना कठिन लगता है कि तुम एक धनी और सुंदर युवती के प्रति अरुचि क्यों रखते हो। हे ईश्वर, मोरसेर्फ ने कहा, यदि कोई अरुचि है भी तो वह केवल मेरी ओर से नहीं है। तो किसकी ओर से? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पिता इस विवाह के पक्ष में हैं। मेरी माता की ओर से, और उनकी दृष्टि सावधान तथा अचूक है। खैर, वह इस संबंध के पक्ष में नहीं है। मुझे नहीं झात कि उन्हें डांगलारों से क्या आपत्ति है। समझ में आता है, काउंट ने कहा, कुछ अस्वाभाविक स्वर में। काउंटेस, जो विशिष्टता, अभिजात्यता और उत्तम रुचि की प्रतिमूर्ति है, संभव है ऐसे परिवार को अपनाने में संकोच करें जो निम्न कुल, स्थूल और अनगढ़ हो। यह स्वाभाविक है। मुझे नहीं झात कि कारण वही है, अल्बेर ने कहा। पर मैं यह जानता हूं कि यदि यह विवाह हुआ तो वह दुखी होंगी। हमें 6 सप्ताह पूर्व व्यापारिक विषयों पर मिलने वाला था, पर मुझे ऐसे सिरदर्द हुए। वास्तविक? काउंट ने मुस्कुराकर पूछा। ओह, बिल्कुल वास्तविक, निस्संदेह भय के कारण। अतः नियुक्ति 2 माह टल गई। आप समझते हैं, कोई शीघ्रता नहीं। मैं अभी 21 का नहीं हुआ, और यूजनी केवल 17 की है। पर अगले सप्ताह के अंत तक वे 2 महीने पूरे हो जाएंगे। तब हमें आगे बढ़ना ही होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, काउंट, यह मुझे कितना व्यथित करता है। आह, आप कितने भाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र हैं। तो स्वयं स्वतंत्र हो जाओ। तुम्हें रोक कौन रहा है? मेरे पिता अत्यंत निराश होंगे यदि मैं मादेमवाजेल डांगलार से विवाह न करूं। तो विवाह कर लो, काउंट ने एक विचित्र कंधा उचकाकर कहा। हाँ, मोरसेर्फ ने कहा, पर मेरी माता के लिए यह निराशा नहीं, पीड़ा होगी। तो विवाह मत करो, काउंट ने कहा। मैं देखूंगा, प्रयास करूंगा। आप मुझे परामर्श देंगे, है ना? और यदि संभव हो तो मुझे इस जाल से निकालेंगे। मुझे विश्वास है कि अपनी प्रिय माता को पीड़ा देने से बचने के लिए मैं काउंट से भी वैर कर लूं। मोंटे क्रिस्टो मुड़ गए। वे विचलित प्रतीत हुए। अच्छा, उन्होंने कहा, कक्ष के दूसरे छोर पर गहरे आराम कुर्सी में बैठे देवराय से, जिनके दाएं हाथ में पेंसिल और बाएं में एक नोटबुक थी। तुम क्या कर रहे हो? पूछा उसे कोई रेखाचित्र? मैं? उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। रेखाचित्र? नहीं, मुझे चित्रकला से इतना प्रेम है कि ऐसा ना करूं। नहीं, मैं चित्रकला का ठीक विपरीत कर रहा हूं। अंकगणित। अंकगणित? हाँ, मैं गणना कर रहा हूं। इसका संबंध आपसे है, अप्रत्यक्ष रूप से, विकौंत। मैं यह गणना कर रहा हूं कि हैती के शेयरों की हाल की बढ़त में डांगलार फर्म ने कितना कमाया। 206 से निधि 3 दिनों में 409 तक पहुंच गई, और दूरदर्शी बैंकर ने 206 पर बड़ी मात्रा में खरीद लिया था। उसने अवश्य ही 3 लाख लिवर कमाए होंगे। यह उसका सर्वोत्तम दांव नहीं, मॉरसेर्फ ने कहा। क्या उसने इस वर्ष स्पेनी बांडों में 1 मिलियन नहीं कमाया? सुनो, मेरे प्रिय मित्र, लुसिया ने कहा, यहाँ उपस्थित मोंटे क्रिस्टो के काउंट तुम्हें बताएंगे, जैसा इटालियन कहते हैं। तानारो ए संतिता, मेता देला मेता। और यह बहुत है। अतः
जब मैं ऐसी कथाएं सुनता हूं तो कंधे उचकाकर रह जाता हूं। तुम हैती की बात कर रहे थे, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। ओह, हैती तो कुछ और ही है। हैती फ्रांसीसी सट्टेबाजी का एक आड़ती है। तुम्हें बुयोत तो पसंद हो सकती है, विस्ट से लगाव हो सकता है, बॉस्टन के दीवाने हो सकते हो, और फिर भी उनसे ऊब सकते हो। पर अंततः मनुष्य एक आड़ते पर लौटता ही है, वह अपनी ही श्रेणी में है। तो कल मोन्सियो डांगलार ने 406 पर बेच दिया और 3 लाख फ्रॉक जेब में रख ली। यदि वह आज तक प्रतीक्षा करता, जब दर 205 पर गिर गई, तो 3 लाख फ्रॉक कमाने के स्थान पर 20 या 25 हजार का घाटा उठाता। दर 409 से 205 तक क्यों गिर गई? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा। क्षमा कीजिए, पर इन समस्त विनिमय चालों के विषय में मैं अत्यंत अज्ञानी हूं। क्योंकि, अल्बेर हंसते हुए बोला, समाचार टुकड़ों में आते हैं और हर टुकड़ा दूसरे से भिन्न होता है। धत, काउंट ने कहा। मोन्सियो डांगलार एक दिन में 3 लाख फ्रांक जीतने या हारने का खेल खेलते हैं। वह अवश्य ही अत्यंत धनी होंगे। वह नहीं खेलते, लुसियाओ ने कहा। यह तो मादाम डांगलार करती हैं। वह सचमुच साहसी हैं। पर तुम समझदार हो, लुसिया, और जानते हो कि समाचार कैसे बदलते हैं, क्योंकि तुम उनके स्रोत पर हो। तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए, मोरसेल्फ ने कहा। मैं कैसे रोकूं, जब उनका पति भी नहीं रोक सकता? लुसिया ने उत्तर दिया। तुम जानते हो बैरोनेस कैसी है। किसी का उन पर कोई प्रभाव नहीं। वह वही करती है जो चाहती हैं। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, अल्बेर ने कहा। क्या? मैं उन्हें ठीक कर देता। यह उनके भावी दामाद के लिए सेवा होती। कैसे? धत, यह तो सरल है। मैं उन्हें एक पाठ पढ़ाता। एक पाठ? हाँ, मंत्री के सचिव के रूप में तुम्हारा पद तुम्हें समाचार के स्रोत के रूप में महान अधिकार देता है। जैसे ही तुम मुंह खोलते हो, दलाल तुम्हारी कही बात तार से भेजने दौड़ पड़ते हैं। उन्हें एक बार में 1 लाख फ्रांक का घाटा उठाने दो। वे अधिक सावधान हो जाएंगी। मैं समझा नहीं, लुसिया हकलाया। पर यह तो दिन के प्रकाश जितना स्पष्ट है, युवक ने पूर्ण निष्कपटता से कहा। किसी सुंदर प्रातः उन्हें कुछ सर्वथा अनसुना समाचार बता दो। तार से आया समाचार, जिसे केवल तुम जान सकते हो। उदाहरण के लिए कि हेनरी चतुर्थ को कल गैब्रियल के यहां देखा गया। इसका अर्थ होगा कि शेयरों के भाव बढ़ेंगे। वह उस पर धन लगा देंगी और निश्चय ही हारेंगी जब अगले दिन बोशां लिखेगा। सूझात लोगों को यह कहने में भूल हो रही है कि कल राजा हेनरी चतुर्थ को गैब्रियल के यहां देखा गया। ये समाचार सर्वथा निराधार है। राजा हेनरी चतुर्थ पो नूप से कहीं नहीं गए। लुसिया ने हंसी का प्रयास किया, जबकि मोंटे क्रिस्टो यद्यपि वार्ता में रुचि लेते प्रतीत न होते थे, एक शब्द भी न चूके। उनकी पैनी दृष्टि ने तो निजी सचिव की झिझक के पीछे कोई गुप्त कारण भी भांप लिया। ये झिझक अल्बेर की दृष्टि से सर्वथा ओझल रही, पर इसका परिणाम यह हुआ कि लुसियाओं ने अपनी भेंट संक्षिप्त कर दी। वह स्पष्टतः असहज था। काउंट उसे द्वार तक छोड़ते हुए उससे कुछ शब्द फुसफुसाए और उसने उत्तर दिया, अच्छा काउंट, मैं सहमत हूं। काउंट लौटकर युवा मोरसेल्फ के पास आए। क्या तुम्हें नहीं लगता, उन्होंने कहा, विचार करने पर तुमने देब्रय के सामने अपनी भावी सास के विषय में इस प्रकार बोलकर भूल की? कृपया, काउंट, मोरसेल्फ ने कहा, मैं आपसे विनती करता हूं, उस शब्द का पूर्वाभास में प्रयोग न करें। वास्तव में और बिना अतिशयोक्ति के, क्या काउंटेस इस संबंध के इतने प्रबल विरोध में है? इतना कि बैरोनेस बहुत कम हमारे घर आती है, और मेरी माता, मेरा विश्वास है, जीवन में 2 बार भी मादाम डांगलार के यहां नहीं गई। तुम्हारी बात मुझे स्पष्ट होने का साहस देती है, काउंट ने कहा। मोन्सियो डांगलार मेरे बैंकर हैं, और मोन्सियो दे विलेफोर
उस सेवा के लिए मुझ पर कृपा वर्षा कर रहे हैं, जो एक सौभाग्यपूर्ण संयोग ने मुझे उनके लिए करने दी। इसके पीछे मैं भोजों और नृत्य संध्याओं की एक वर्षा का अनुमान करता हूँ। खैर, इस समस्त आडंबर से बचने और कहें तो बढ़त वापस लेने के लिए मैंने सोचा कि मोंसियो और मादाम डांगलार तथा मोंसियो और मादाम द विलेफोर को अपने ओतुई स्थित देशगृह पर आमंत्रित करूं। यदि मैं तुम्हें भी इस भोज में कॉम्ट और काउंटेस द मॉर्सेल्फ के साथ आमंत्रित करूं, तो क्या यह किसी प्रकार का वैवाहिक जमावड़ा न प्रतीत होगा? या कम से कम काउंटेस द मॉर्सेल्फ ऐसा न समझेंगी? विशेषतः यदि बैरन डांगलर अपनी पुत्री को साथ लाने का सम्मान दें, तब तुम्हारी माता मुझसे दूर हो सकती है, जो मैं कदापि नहीं चाहता। इसके विपरीत और आशा है, तुम उनसे प्रत्येक अवसर पर कहोगे, मैं चाहता हूं कि वह मेरे विषय में अच्छा विचार रखें। मेरे प्रिय काउंट, मॉर्सेल्फ ने कहा, आपकी इस स्पष्टता के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रस्तावित अनामंत्रण को स्वीकार करता हूं। आप कहते हैं, आप चाहते हैं मेरी माता आपके विषय में अच्छा सोचें। वह पहले से ही ऐसा करती है। क्या सच? मोंटे क्रिस्टो ने रुचि से पूछा। मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस दिन आप हमारे यहाँ से गए, हम 1 घंटे तक केवल आपकी ही चर्चा करते रहे। पर मूल विषय पर लौटते हुए, यदि मेरी माता जान सकें कि आप उनके लिए चिंतित थे और मैं उन्हें अवश्य बताऊंगा, तो मुझे विश्वास है वह आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ होंगी। ये सत्य है कि मेरी ओर से नहीं, पर मेरे पिता अत्यंत क्रुद्ध होंगे। काउंट हंसे। तो उन्होंने मॉर्सेल्फ से कहा, तुम्हें सावधान कर दिया गया है, पर मुझे लगता है केवल तुम्हारे पिता ही नहीं, मोंसियो और मादाम डांगलार भी मुझे अत्यंत अशिष्ट व्यक्ति मानेंगे। वे जानते हैं कि तुम और मैं मित्र हैं, यहाँ तक कि पेरिस में तुम मेरे सबसे पुराने परिचित हो, और वे तुम्हें मेरे यहाँ ना देखेंगे। वे पूछेंगे, मैंने तुम्हें क्यों ना बुलाया? कम से कम कोई पूर्व नियोजित कारण सोच लो, जो कुछ विश्वसनीय हो, और मुझे एक छोटा सा पत्र लिखकर सूचित कर देना। तुम जानते हो, बैंकरों के साथ कुछ भी तब तक मान्य नहीं जब तक वह लिखित ना हो। मैं इससे भी अच्छा करूंगा, काउंट, अल्बेर ने कहा। मेरी माता समुद्री वायु लेना चाहती हैं। आपका भोज किस दिन है? शनिवार। आज मंगलवार है। अच्छा, हम कल संध्या प्रस्थान करेंगे और परसों ले त्रेपोर पहुंच जाएंगे। काउंट, क्या आपको झांत है कि लोगों को इस प्रकार सहज अनुभव कराने की आपकी यह रीति कितनी मनोहर है? नहीं, आप मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप से अधिक कुछ समझते हैं। मैं केवल आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, बस। आपने अपने निमंत्रण कब भेजे? आज। अति उत्तम। मैं सीधे डांगलार के पास जाऊंगा और घोषित कर दूंगा कि मेरी माता और मैं कल ही पेरिस छोड़ रहे हैं। मैंने आपसे भेंट नहीं की, अतः आपके भोज के विषय में मुझे कुछ झात नहीं। क्या तुम पागल हो? मोंसियो देब्रे का क्या होगा, जिसने अब भी तुम्हें यहां देखा है? ओह, तुम ठीक कहते हो। इसके विपरीत मैं तुमसे यहीं मिला और तुम्हें आमंत्रित किया, और तुमने सरलता से उत्तर दिया कि तुम मेरे अतिथि नहीं बन सकते, क्योंकि तुम ले त्रेपोर के लिए प्रस्थान कर रहे हो। अच्छा, तो यह निश्चित रहा। पर क्या तुम कल से पूर्व मेरी माता से मिलने आओगे? इतनी शीघ्रता से आना कठिन होगा, और मैं तुम्हारे प्रस्थान की तैयारियों में व्यवधान डालूंगा। अच्छा, उससे भी उत्तम करो। तुम अब तक केवल मनोहर व्यक्ति थे, पर तुम उससे भी अधिक प्रिय हो सकते हो। उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा? यही तो मैंने पूछा। अच्छा, आज तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो। मेरे यहाँ भोजन पर आओ। हम एक अंतरंग छोटा सा आयोजन करेंगे, केवल तुम, मेरी माता और मैं। तुमने मेरी माता को बस झलक भर ही देखा है, उन्हें ठीक से देख सकोगे। वह अत्यंत विशिष्ट महिला है, और मुझे केवल एक बात का खेद है, काश उनकी समान कोई महिला 20 वर्ष छोटी होती। तब मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, कॉम्ट द मॉर्सेल्फ के साथ एक विकॉन्तेस भी होती।
जहाँ तक मेरे पिता का प्रश्न है, वह वहाँ ना होंगे। आज संध्या वह कर्तव्य पर है और लोक लेखा परीक्षक के साथ भोजन करेंगे। आओ, हम यात्राओं की चर्चा करेंगे। तुमने समस्त संसार देखा है और हमें अपने साहसिक अनुभव सुनाओगे। उस सुंदर यूनानी के विषय में भी बताओगे, जो उस दिन ओपेरा में तुम्हारे साथ थी, जिसे तुम अपनी दासी कहते हो और राजकुमारी की भांति रखते हो। हम इतालवी या स्पेनी में भी वार्ता कर सकते हैं। आओ, स्वीकार करो, मेरी माता तुम्हारा धन्यवाद करेंगी। हजार धन्यवाद, काउंट ने कहा। तुम्हारा निमंत्रण अत्यंत सौजन्यपूर्ण है और मैं उसे स्वीकार न कर पाने का गहरा खेद प्रकट करता हूं। मैं उतना स्वतंत्र नहीं जितना तुम समझते हो। इसके विपरीत मेरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियोजन है। आह, सावधान! अभी कुछ क्षण पूर्व तुमने मुझे सिखाया था कि भोजों के प्रसंग में अप्रिय उत्तरदायित्व से कैसे छुटकारा पाया जाता है। मुझे प्रमाण चाहिए। सौभाग्य से मैं मोंसियो डांगलार जैसा बैंकर नहीं हूं, पर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि मैं भी उतना ही कठिनता से आश्वस्त होता हूं। मैं प्रमाण दूंगा, काउंट ने कहा और घंटी बजाई। मॉरसेफ ने कहा। यह दूसरी बार है जब तुमने मेरी माता के यहाँ भोजन का निमंत्रण अस्वीकार किया है। यहाँ कोई पूर्वग्रह अवश्य है, काउंट। मोंटे क्रिस्टो कांप उठे। कृपया ऐसा मत सोचो, उन्होंने कहा। और फिर भी, लो, मेरा प्रमाण उपस्थित है। बपतिस्ता भीतर आया और द्वार पर प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। मेरे आगमन की सूचना तुम्हें नहीं थी, थी ना? धिक्कार! तुम इतने विचित्र व्यक्ति हो कि मैं निश्चित नहीं हो सकता। अच्छा, कम से कम यह तो मैं अनुमान नहीं कर सकता था कि तुम मुझे भोजन पर आमंत्रित करोगे। यह मुझे स्वीकार करना होगा, संभाव्य है। अच्छा सुनो, बपतिस्ता, आज प्रातः जब मैंने तुम्हें अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया था, तो क्या कहा था? 5 बजते ही मोंसियो ले कॉम्त का द्वार बंद कर दिया जाए। फिर? ओह! मोंसियो ले कॉम्त, अल्बेर ने कहा। नहीं, नहीं, मैं उस रहस्यमय प्रतिष्ठा से मुक्त होने के लिए दृढ़ हूं, जो तुमने मुझे दे दी है, मेरे प्रिय विकॉन्त। निरंतर मैनफ्रेड की भूमिका निभाना अत्यंत कठिन है। मैं कांच के घर में रहना चाहता हूं। आगे कहो, बपतिस्ता। केवल मेजर बार्तोलोमियो कवालकांति और उनके पुत्र को भीतर लाने के लिए। सुन रहे हो? मेजर बार्तोलोमियो कवालकांति, इटली के प्राचीनतम कुलों में से एक के सज्जन, जिनके लिए दांते ने दौजिये का कार्य किया था। यदि तुम्हें स्मरण हो, इन्फेर्नो के दशम सर्ग में। इसके अतिरिक्त उनका पुत्र, तुम्हारी ही आयु का एक मनोहर युवक, विकॉन्त, तुम्हारे समान उपाधि वाला, जो अपने पिता की संपत्तियों के साथ पेरिस समाज में पदार्पण कर रहा है। आज संध्या मेजर अपने पुत्र आंद्रेया को, जिसे हम इटली में कॉन्तिनो कहते हैं, मेरे पास लाएंगे। वह उसे मेरी अभिरक्षा में सौंप रहे हैं। यदि उसमें कोई योग्यता हुई तो मैं उसका उत्थान करूंगा और तुम मेरी सहायता करोगे, है ना? निश्चय ही। तो क्या यह मेजर कवालकांति आपके पुराने मित्र हैं? अल्बेर ने पूछा। कदापि नहीं। वह एक सम्माननीय कुलीन है, अत्यंत विनीत, अत्यंत सरल और अत्यंत संयमी। जैसे इटली में ऐसे अनेक मिलते हैं, प्राचीन वंशों के वंशज, जो अत्यंत नीचे आ गिरे हैं। मैं उनसे कई बार मिला हूं, फ्लोरेंस में या बोलोनिया में या लुक्का में, और उन्होंने मुझे बताया था कि वे यहाँ आने वाले हैं। यात्राओं में बने परिचय बड़े आग्रहशील होते हैं। वे आपसे किसी भी स्थान पर वही मैत्री चाहते हैं जो आपने कभी संयोगवश प्रदर्शित की थी। मानो कोई सभ्य व्यक्ति जो किसी के साथ 1 घंटा बिता सकता है, अपने भीतर कुछ आरक्षण न रखता हो। यह सद्गुणी मेजर कवालकांति पेरिस को पुनः देखना चाहते हैं, जिसे उन्होंने केवल एक बार साम्राज्य काल में देखा था, जब वे मॉस्को जाते हुए यहाँ से गुजरे थे और वहाँ जुकाम पकड़ने जा रहे थे। मैं उन्हें एक उत्तम भोजन दूंगा। वे अपना पुत्र मेरे पास
छोड़ जाएंगे। मैं उस युवक का ध्यान रखने का वचन दूंगा, फिर उसे उसकी इच्छानुसार मूर्खताएं करने दूंगा, और इस प्रकार हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। पूर्णतः उचित, अल्बेर ने कहा। मैं देखता हूं आप उत्कृष्ट अभिभावक सिद्ध होंगे। अच्छा, अब विदा। हम रविवार को लौटेंगे। ओह हाँ, फ्रांस का समाचार मिला है। सच, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। क्या वह अब भी इटली का आनंद ले रहा है? मेरा विचार है, हाँ। फिर भी वह तुम्हें याद करता है। वह कहता है कि तुम रोम का सूर्य प्रकाश थे, और तुम्हारे बिना वहां का आकाश धूसर है। मेरा विश्वास है उसने यह भी कहा कि वहां वर्षा हो रही है। तो तुम्हारे मित्र फ्रांज ने मेरे विषय में अपना मत बदल लिया। इसके विपरीत वह तुम्हें अब भी एक अत्यंत अद्भुत प्राणी मानता है। इसी कारण वह तुम्हें याद करता है। क्या मनोहर युवक है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। जिस प्रथम संध्या मैं उससे मिला, जब वह रात्रिभोज की खोज में था, और उसने कृपा कर मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, उसी क्षण से मुझे उससे अनुराग हो गया। मेरा विश्वास है वह जनरल दैपिने का पुत्र है। ठीक वही, वही जिसे 1815 में इतनी घोर अपमानजनक रीति से हत्या कर दी गई थी। बोना पार्थिस्टों द्वारा। ठीक। ईश्वर की शपथ, मुझे वह प्रिय है। क्या उसके लिए भी कोई विवाह प्रस्ताव नियत नहीं है? हाँ, उसका विवाह मादेम वाजेल दे विलेफोर से होने वाला है। क्या यह सत्य है? उतना ही सत्य जितना यह कि मेरा विवाह मादेम वाजेल डांगलार से होने वाला है, अल्बेर ने हंसते हुए कहा। तुम हंसे? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है उस विवाह के प्रति उतना ही उत्साह है जितना यहां से मादेम वाजेल डांगलार और मेरे संबंध के प्रति है। पर सच कहूं, मेरे प्रिय काउंट, हम स्त्रियों के विषय में वैसे ही बोल रहे हैं जैसे स्त्रियां पुरुषों के विषय में बोलती हैं। ये क्षम्य नहीं। और अल्बेर उठ खड़ा हुआ। क्या तुम जा रहे हो? ये कैसा प्रश्न? मैं पिछले 2 घंटों से तुम्हें उबा रहा हूं, और तुम इतने कृपालु हो कि पूछते हो क्या मैं जा रहा हूं। सचमुच, काउंट, तुम पृथ्वी के सबसे विनम्र व्यक्ति हो, और तुम्हारे सेवक कितने सुशिक्षित हैं। विशेषता बपतिस्ता। मुझे कभी वैसा कोई नहीं मिला। मेरे सेवक तो सदैव थिएत्र फ्रांसी के उन लोगों का अनुकरण करते प्रतीत होते हैं जो केवल एक शब्द बोलने के लिए मंच पर आते हैं, और उसे भी दर्शकों के सामने ही बोलते हैं। अतः यदि कभी तुम बपतिस्ताओं से छुटकारा पाना चाहो, तो कृपया मुझे प्रथम अवसर देना। स्वीकार है विकोंत। ठहरो, ये सब नहीं। अपने उस गोपनीय लुक्का निवासी सिग्नोर कवालकांति देई कवालकांति को मेरी शुभकामनाएं देना, और यदि संयोग से वह अपने पुत्र का विवाह करना चाहे, तो उसके लिए कोई ऐसी स्त्री ढूंढना जो अत्यंत धनी और अत्यंत कुलीन हो, कम से कम मातृपक्ष से और पितृपक्ष से बैरोनेस हो। मैं प्रसन्नतापूर्वक सहायता करूंगा। अरे अरे, काउंट ने उत्तर दिया। क्या बात इतनी गंभीर है? कुछ कहा नहीं जा सकता। ओह काउंट, मोरसेल्फ पुकार उठा। आप मुझ पर कितना उपकार करेंगे, और मैं आपसे 100 गुना अधिक प्रेम करूंगा यदि आपके कारण मैं अविवाहित रह सकूं, यदि केवल 10 वर्षों के लिए ही सही। कुछ भी असंभव नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। अल्बेर को विदा कर वह भीतर लौटे, और 3 बार घंटी बजाई। बर्तुच्चियो उपस्थित हुआ। बर्तुच्चियो, काउंट ने कहा, तुम जानते हो कि शनिवार को मैं ओतुई स्थित अपने घर पर अतिथियों को आमंत्रित कर रहा हूं। बर्तुच्चियो हल्का सा कांप उठा। बहुत अच्छा, उसने कहा। मुझे आवश्यकता है, काउंट आगे बोले, कि तुम सब कुछ तैयार कर दो। वह घर अत्यंत सुंदर है, या हो सकता है उसे ऐसा बनाने के लिए बहुत परिवर्तन करने होंगे। सब सामग्री जर्जर हो चुकी है। तो सब बदल दो, एक वस्तु को छोड़कर।
लाल डैमास्क वाला शयनकक्ष, उसे यथावत रहने देना। बर्तुच्चियो ने सिर झुका दिया। और बगीचे को मत छूना, पर आंगन आदि में जैसा चाहो करो। यदि वह पहचान में ना आए तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। मैं मोंजियो ले कॉम्ट को संतुष्ट करने के लिए सब करूंगा। तथापि यदि मोंजियो ले कॉम्ट मुझे बता दें कि इस भोज का उद्देश्य क्या है, तो मेरा मन अधिक निश्चिंत रहेगा। सचमुच, प्रिय बर्तुच्चियो, काउंट ने कहा, मैं देखता हूं कि जब से हम पेरिस आए हैं, तुम अत्यंत चंचल और अस्थिर हो गए हो। क्या तुम अब तक मुझे नहीं जानते? परंतु आपकी उच्चता मुझे यह तो बता सकती है कि किन्हें आमंत्रित किया जाएगा। मैं स्वयं अब भी नहीं जानता, और तुम्हारे जानने का भी कोई कारण नहीं। लुकुल्लुस लुकुल्लुस के साथ ही भोजन करता है, बस। बर्तुच्चियो ने प्रणाम किया और चला गया।